नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वैद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं, चालक कितने प्रकार के होते हैं, द्रव में विद्युत चालन कैसे होता है, अपघटन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, आर्रहीनियस का वियोजन सिद्धांत क्या है। नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन चीनी के जलीय विलयन से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, ऐसा क्यों होता है। आसुत जल और वर्षा के जल में क्या फ़र्क होता है, आसुत जल से हमें करंट क्यों नहीं लग सकता, नमक के जलीय विलयन को यदि हम गर्म करेंगे तो उसके विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो पहले हमारा वैद्युत अपघट्ट। तो वैद्युत अपघट्ट को जानने से पहले हमें समझना होगा कि चालक क्या होता है। कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। तो देखिए, विद्युत धारा का चालक जो होता है वो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला वही विद्युत चालक होता है। तो विद्युत चालक दो तरीके से होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक या फिर धात्विक चालक, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या फिर मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा वैद्युत अपघट्ट। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक क्या होते हैं। देखिए, जब विद्युत धारा तार इलेक्ट्रॉनों की मदद से प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो गति करते हैं वो एक स्थान से गति करते हुए दूसरे स्थान पर जाते हैं और इस तरह से विद्युत धारा का संचालन करते हैं। तो इस तरह का जब विद्युत चालन होता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। इन पदार्थों को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। चूँकि इनमें सभी धातुएं सम्मिलित हों इसलिए इसे धात्विक चालक भी कहते हैं। तो पहले तो होता है ये धातुओं की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे हमारे घरों में जो बिजली का तार आता है तो तार में क्या होता है, एल्युमिनियम का तार, कॉपर का तार, तो ये सभी तार होते हैं, लोहे का तार। तो इन सभी से धातुएं हैं ये सब, ये विद्युत चालक का सुचालक है विद्युत धारा का। ये कैसे ट्रांसफ़र करती हैं, इलेक्ट्रॉनों की मदद से। लेकिन हम देखते हैं कि जलीय विलयन में जल में भी करंट लगता है, जल से भी हमें करंट लग सकता है, यानी जल में भी करंट फ्लो होता है। तो जल में करंट कैसे फ्लो होता है इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम। तो ये होता है वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा को प्रभावित किया जाए उसे हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। इन अपघट्टों में जो विद्युत धारा ट्रांसफ़र होती है वो आयनों की मदद से होती है, जैसे Na+ आयन, सभी आयनों की मदद से होती है। तो इनमें विद्युत धारा का संचालन आयनों की मदद से होती है और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मदद से। चलिए वैद्युत अपघट्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट्स वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो वैद्युत अपघट्ट के उदाहरण में जैसे हमारा नमक होता है, नमक का जलीय विलयन, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसमें कोई शक नहीं है। नींबू का रस, इससे भी जल में डाल देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी जिन पदार्थों को आप जल में डालें और उनसे विद्युत धारा का फ्लो हो सके या फिर वे जलीय रूप में हो, उनसे विद्युत धारा फ्लो हो सके, उसे हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे नींबू का रस, तो उसमें जल पहले से होता है, नींबू के रस में अगर विद्युत धारा फ्लो कराएं हम तो क्या होगा, विद्युत धारा फ्लो होगा। आंवले, इससे भी विद्युत धारा फ्लो होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन का जलीय विलयन, डिटर्जेंट का जलीय विलयन, तो ये सभी होते हैं वैद्युत अपघट्ट। तो वैद्युत अपघट्ट में मुख्यतः 3 चीज़ें आती हैं। पहला होता है अम्ल, दूसरा होता है क्षार और तीसरा होता है लवण। और एक का होता है गलित लवण। गलित लवण का मतलब होता है वह लवण जिसे अधिक पिघला दिया जाए वही तो गलित लवण होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है आपका, इसे पिघला दिया जाए, पहले NaCl सोडियम क्लोराइड जिसे खाने का जो नमक होता है वो पहले सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसे पिघला देंगे तो एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, यानी जलीय रूप में आ जाएगा। तो यही होता है गलित लवण। बाकी लवण यानी नमक, क्षार जैसे आपका साबुन है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा, तो ये सभी हो गए। अम्ल जैसे H2SO4 HCl, तो ये सभी अम्ल हैं। तो वैद्युत अपघट्ट में मुख्यतः यही 4 चीज़ें आती हैं, अम्ल, क्षार, लवण और गलित लवण। इनके जलीय विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाता है। अब कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता, उनको हम कहते हैं वैद्युत अनपघट्ट। थोड़े बहुत इनके बारे में भी जान लेते हैं। वैद्युत अनपघट्ट वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कराया जा सकता, उन्हें वैद्युत अनपघट्ट कहते हैं। जैसे आपका चीनी होता है, नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन चीनी के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl6, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा माने 4 क्लोरीन जुड़ा है ना, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ग्लूकोज जलीय फॉर्म में होता है, एक्वस रूप में होता है, C6H12O6। ये कैसा होता है, एक्वस रूप में होता है ना। फिर भी इसमें जलीय रूप में होते हुए भी इसके जलीय विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कराया जा सकता। यूरिया NH2CO NH2,
इससे भी वैद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करा जा सकता। और भी यौगिक हैं, जैसे होता है आपका क्लोरोफॉर्म, इससे भी वैद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कराया जा सकता। तो ये सभी होते हैं वैद्युत अनवघट्य। और वैद्युत अनवघट्य में आपके अधिकतर यौगिक जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक ही इसके अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक यौगिक ही इसके अंतर्गत क्यों आते हैं? क्योंकि आपके कार्बनिक जो यौगिक जो होते हैं वो बने होते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा। सहसंयोजक बंध जो होता है वह दुर्बल बंध होता है आयनिक बंध की अपेक्षा। आयनिक बंध वे यौगिक जो आयनिक बंध से बंधे होते हैं उनमें आयनिक होते हैं, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, ये धन आवेशित और ऋण आवेशित परमाणु से मिलकर बना होता है। और भी जैसे आपका H2SO4 हो गया, तो ये सभी आयनिक यौगिक हैं। इनका आयनन होता है, यानी इनको जल में घोलने से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक का आयनन बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। इसलिए आपके ये भी कार्बनिक यौगिक ये भी कार्बनिक यौगिक है, ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक यौगिक ही आते हैं। तो कार्बनिक यौगिक वैद्युत अनवघट्य की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बंधे होते हैं सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, और ये बंध जो होते हैं जल में आयनित नहीं होते, और ये आयनिक बंध द्वारा बने होते हैं। इन्हें जल में घोलने पर ये आयनित हो जाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं कि अपघटन क्या होता है और वियोजन क्या होता है या फिर आयनन क्या होता है। तो देखिए आयनन क्या होता है या फिर वियोजन। जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है, वैद्युत अपघट्य जैसे अम्ल, क्षार, लवण, तो ये सभी वैद्युत अपघट्य हैं। इनको जब जल में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इस क्रिया को आयनन कहते हैं या फिर वियोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी जिसका आयनन सबसे अधिक होता है, अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पे जब इसको जल में घोला जाता है तो इसका वियोजन होता है। वियोजन होने का मतलब होता है ये अपने आयनों में टूट जाता है, और वियोजन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी इसके अणु आयनों में टूटते रहते हैं और आयन जुड़ करके अणु बनाते रहते हैं। इसलिए इसे दो मुहे तीर से हम दर्शाएंगे। दो मुहे तीर दर्शाता है कि दोनों क्रिया उत्क्रमणीय है। तो NaCl को जब जल में घोला जाता है तो ये Na+ और Cl- अणुओं में टूट जाता है, और ये अणु पुनः जुड़ करके NaCl बनाते रहते हैं। तो ये क्रिया वियोजन या फिर कह सकते हैं कि आयनन कहलाती है। और भी यौगिक हैं, जैसे आपका क्या हो सकता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसको जब जल में घोला जाता है तो यहाँ पे H2O नहीं लिख रहे हैं, ये चिन्ह दर्शा रहा है कि इसका वियोजन हो रहा है। यहाँ पे ये चिन्ह दो मुहैया तीर जो दर्शा रहा है, ये क्या कर रहा है कि इसको जल में घोला गया है और इसका वियोजन हो गया है। इसका वियोजन का चिन्ह ही यही है कि दो मुहैया तीर का प्रयोग किया जाता है वियोजन में। क्यों? क्योंकि वियोजन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो यहाँ पे जब इसको जल में घोला जाए तो ये आयनों में विभक्त होंगे, K+ और Cl- में टूट जाएंगे, और ये पुनः जुड़ करके KCl बनाते रहेंगे। तो ये होता है आयनन अथवा वियोजन। ठीक। अब अपघटन क्या होता है ये थोड़ा समझिए। अपघटन क्या? अपघटन इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो अपघटन, वैद्युत अपघटन यहाँ पे लिखें। वैद्युत अपघटन क्या होता है कि जब आप किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलें तो जल में घुल गया, उसका आयनन हो गया या क्या है, वियोजन हो गया। ठीक। अब इसमें आप वैद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तब उसका अपघटन हो जाता है। अपघटन हो जाने का मतलब अब वो अपने अणुओं के रूप में आ जाता है या तत्वों के रूप में आ जाता है। जैसे आप NaCl लिए, उसका जल में घोल दिए और उसमें आप करंट फ्लो कर रहे हैं, तब उसका अपघटन होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है और इसमें हमने नमक घोल रखा है NaCl। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। इसमें जल पहले से ही घुला है, तो जल में जब वैद्युत अपघट्य को घोला जाता है तो उसका वियोजन हो जाता है, यानी Na+ और Cl- अणुओं में टूट गया। और जब इसमें इलेक्ट्रोड डाल के इसमें वैद्युत करंट फ्लो कराया गया बैटरी से जोड़ करके, तब क्या हुआ, तब इसका अपघटन हो जाता है। तब ये जो Na+ और Cl- अणु में टूटा रहता है, तो Na+ जो धन आयन होते हैं वो ऋण आयनों की तरफ भागते हैं, ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं, यानी कैथोड की तरफ भागते हैं। ये होता है कैथोड, जिसे हम ऋण इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो ऋण आवेशित आयन होते हैं या फिर ऋण आयन होते हैं वो धन इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं, जिससे इस क्रिया को कहते हैं अपघटन। तो किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, इसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक, समझ में आया? देखिए इसको दर्शाता कैसे, जैसे अब ये जाकर के इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव है
तो यहाँ पे ऋण इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और ये अपना आयन उसे दे देगा, आवेश उसे दे देगा, तो यहाँ पे Na बन जाएगा। जैसे यहाँ पे है हमारा NaCl, तो जब इसका अपघटन हुआ, अपघटन होने की क्रिया को तो हम एक मुहे तीर से ही दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि अपघटन की क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। यानी एक बार आपने करंट फ्लो कर दिया तो यहाँ पे चूंकि क्लोरीन गैस बनने लगती है। जैसे आपने NaCl लिया है तो क्लोरीन गैस बनेगी। कैसे बनेगी अभी देखिए, ये ऋणावेशित आयन जैसे आपका क्लोरीन है, ये एनोड की तरफ भागेगा, यानी धन इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, और यहाँ पे ये क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बना लेगा, और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे Na जो है ये पॉजिटिव चार्ज ये इस ऋण इलेक्ट्रोड को दे देता है, और ये ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है यहाँ से पॉजिटिव एक चार्ज ले लेता है, जिसके कारण दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे Na बना लेता है प्लस Cl बना लेता है, और यहाँ पे चूँकि Cl2 गैस बनाता है हमेशा, तो यहाँ पे Cl2 देखेंगे और इसको बराबर कर देते हैं 2Na। यहाँ पे देखिए अब इस पर कोई चार्ज रह नहीं जाता। इस क्रिया को अपघटन कहते हैं। तो जब किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में वैद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है। इसको एक मुहे तीर से दर्शाएंगे, वियोजन को दो मुहे तीर से दर्शाएंगे। और एक बात यहाँ पे देखिए, जैसे हमने वियोजन कराया था यानी उसको जल में घोला था, दो मुहे तीर दर्शाया था, तो यहाँ पे Na प्लस चार्ज बनेगा। इसको हम एक्वस के रूप में दर्शाएंगे। जो भी चार्जेज होते हैं उन्हें हम एक्वस के रूप में लिखेंगे, क्योंकि अभी भी ये जलीय रूप में ही होते हैं। आयन भले ही बन जाते हैं लेकिन जलीय रूप में होते हैं। जलीय रूप का कहने का मतलब एक्वस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे क्लोरीन माइनस, लेकिन जब इसका अपघटन हो जाता है तो यहाँ पे बनता क्या है, Cl2 गैस बनता है, और क्लोरीन गैस बाहर निर्मुक्त हो जाती है, और आपका जो सोडियम होता है वो कैथोड पर जमा हो जाता है। इसे आप एक्वस के रूप में दर्शाएंगे, सॉलिड एक्वस। ठीक, तो ये क्रिया होती है। अब इसी के संबंध में और अधिक विस्तृत जानकारी देने के लिए कि ये क्रियाएं कैसे होती हैं, वैद्युत अपघट को जब जल में घोला जाता है और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है तो क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उनके गुणों में क्या परिवर्तन होता है, उनका व्यवहार में क्या भिन्नता देखने को मिलती है, तो इसी के संबंध में आर्हेनियस ने अपना वैद्युत अपघटनीय वियोजन सिद्धांत दिया। उससे हमें किसी भी वैद्युत अपघट्य को के वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन करने पर उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो चलिए समझते हैं वैद्युत अपघटनीय वियोजन का आर्हेनियस का क्या सिद्धांत है। तो वैद्युत अपघटनीय वियोजन का सिद्धांत जो दिया था उन वैज्ञानिक का नाम है, ये थे स्वांटे आर्हेनियस इनका नाम था, और इन्होंने सन 1887 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया था। इसलिए इनके नाम पर इसे आर्हेनियस का वैद्युत अपघटनीय वियोजन सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया है, अपना सिद्धांत मत दिया है और समझते हैं। तो देखिए इन्होंने पहले क्या बताया है, तो इन्होंने बताया कि जब आप किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं तब वह दो प्रकार के आवेशित कणों में विभक्त हो जाएगा। जैसे आपने NaCl को घोला जल में, ये जल है, इसमें NaCl को डाला आपने, तो यहाँ पे दो प्रकार के आवेशित कणों में विभक्त हो जाता है, Na और Cl। कई अणु बना लेंगे, NaCl, Na प्लस Cl माइनस। तो जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलेंगे तो वह दो प्रकार के आवेशित कणों में विभक्त होगा। पहला होगा धनावेश और दूसरा होगा ऋणावेश। इस क्रिया को कहते हैं आयनन। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इस क्रिया को आयनन अथवा वियोजन कहते हैं। जब किसी वैद्युत अपघट्य को आप जल में घोलेंगे तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, इस क्रिया को आयनन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जब ये आवेशित हो जाते हैं तो वैद्युत आवेशयुक्त परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। धनावेशित परमाणुओं को धनायन, ऋणावेशित परमाणुओं को ऋणायन कहते हैं। जैसे आपका NaCl, तो Na प्लस ये है धन आयन और आपका Cl माइनस ये है ऋण आयन। तो जब आप किसी वैद्युत अपघट्य के जल में घोलें तो पहले उसका आयनन हुआ और वे आवेशित कणों में विभक्त हो गए, और आवेशों को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। धनावेशित परमाणुओं को धन आयन, ऋण आवेशित परमाणुओं को ऋणायन कहते हैं। अब ये तो सिंपल। और आगे देखिए तीसरा का पॉइंट क्या है। देखिए ये सिद्धांत वियोजन का सिद्धांत है, यानी इसमें अपघटन नहीं कराया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी वैद्युत अपघट्य को जब जल में घोला जाता है उसका वियोजन होता है तो जो धनायन बनते हैं उनकी संख्या ऋणायनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक, तभी वैद्युत अपघट्य आपका उदासीन रहता है। वैद्युत वियोजन की क्रिया लगातार उत्क्रमणीय होती चलती रहती है, और फिर भी जो आपका वैद्युत अपघट्य होता है उसका जलीय विलयन उदासीन रहता है। जैसे आपका NaCl होता है, इसको जब जल में घोलते हैं तो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस बनाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक आवेश है, इसका भी एक आवेश है, एक धनावेश एक ऋणावेश, दोनों मिलकर के उदासीन कर देते हैं। मैटर ये नहीं करता कि कितने अणु आने, कितने समूह बने हैं,
कितने आयन बने हैं इसकी बात की जा रही है। धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे आपका H2SO4 है, तो इसको जो घोला गया तो यहाँ पे 2H+ बनाता है और यहाँ पे SO4 2-, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज मत होइए कि यहाँ पे 2 आयन है, यहाँ पे 1 आयन नहीं। यहाँ पे देखिए एक तो H+ के पास 1 आयन होता है धनावेश, फिर H+, 2H+ की बात की है ना, तो यहाँ पे 2 आयन है और यहाँ पे 2 माइनस आयन है। तो धनायनों की कुल संख्या ऋणायनों की कुल संख्या के बराबर होती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है इनका, इन्होंने कहा है कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट को जल में घोला जाता है और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो वैद्युत धारा का जो संचार होता है ये इन्हीं आवेशों की मदद से होता है, इन्हीं आयनों की मदद से होता है। जबकि आपका जो धात्विक चालक होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की मदद से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इनमें आयनों की मदद से। जैसे आपका जो वैद्युत अपघट्ट, मान लीजिए ये था बीकर और इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए, जल डाल दिए और यहाँ पे NaCl डाल दिए, ठीक। तो क्या होगा, NaCl अणु आयनित हो जाएगा, ठीक। वो कई आयनों में टूट गया, यानी यहाँ पे मान लीजिए ये गोला क्या है, Na परमाणु है, ठीक। और यहाँ पे एक ये Cl परमाणु है, Cl आयन है, ठीक। तो अब ये अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो Cl किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ पे Na किधर भागेगा, नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, गति करने लगते हैं वैद्युत धारा का संचार करने पर, तो इन्हीं के द्वारा वैद्युत धारा का संचार होता है। तो यही उन्होंने चौथा पॉइंट बताया कि वैद्युत धारा का संचार जो होता है, संचालन या संचार, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मदद से नहीं, आयनों की मदद से होता है। किसकी मदद से, आयनों की मदद से होता है। देखिए चीनी और जो ग्लूकोज थे आपके, वो वैद्युत धारा का संचार क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो आयनित ही नहीं होते, और जो संचार होता है वो आयनों की मदद से ही होता है वैद्युत अपघट्ट में, आप जानते हैं। तो यहाँ पे C6H12O6 जो आपका ग्लूकोज है, ये किस में आयनित होगा यार, आयनित होगा ही नहीं, इसका अपघटन होगा ही नहीं, ठीक। और आपका जो चीनी था C12H22O11, ये भी आयनित नहीं होगा जल में घोलने पर। तो जब इनका आयनन होता ही नहीं है, इसी कारण इनका संचार भी नहीं होता, क्योंकि आयनों के कारण ही संचार होता है, और आयन बनेंगे ही नहीं तो संचार कहाँ से होगा। तो ये था चौथा पॉइंट। अब चलिए बढ़ते हैं पाँचवें पॉइंट की तरफ। पाँचवा पॉइंट क्या है हमारा, तो पाँचवा पॉइंट क्या बताया है इन्होंने बताया कि जब आप किसी भी वैद्युत अपघट्ट को जल में घोलते हैं तो वह पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, ठीक। आयनित क्यों नहीं होता है कि ये निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर। अगर आपका विलायक जो होता है वह प्रबल आयनीकारक है, यानी वो बहुत ज़्यादा आयनीकरण करता है, आयनीकारक करता है, आयनित करता है, तब ये डिपेंड करता है पहले विलायक पर, दूसरा आपके वैद्युत अपघट्ट पर। क्योंकि वैद्युत अपघट्ट भी कई तरह के होते हैं, एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट, एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। प्रबल वैद्युत अपघट्ट जलीय विलयन में बहुत ज़्यादा आयनित हो जाता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट उसकी तुलना में कम आयनित होता है। तो इन्होंने बताया वही कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट को आप खोलते हैं तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। हालांकि वो जो आपके प्रबल वैद्युत अपघट्ट हैं, इन्हें हम पूर्ण रूप से आयनित मानते हैं, क्योंकि इनके जो लगभग अणु हैं वो आयनित हो चुके होते हैं, बहुत कम ही अणु बचे होते हैं जो आयनित नहीं होते हैं। आपका जल जो होता है, जल ये एक प्रबल आयनीकारक है, जल एक प्रबल आयनीकारक है। हालांकि शुद्ध जल जो होता है वो उससे वैद्युत धारा का फ्लो नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं कराया जा सकता, क्योंकि शुद्ध जल आपका जो आश्रित जल होता है, आश्रित जल, देखिए आश्रित जल से हमें करंट नहीं लगता। क्यों, क्योंकि आश्रित जल जो होता है इससे जब करंट को फ्लो कराया जाता है तो इसके बहुत ही कम अणु आयनित हो पाते हैं। पहली बात, आयनित कम होते हैं, दूसरा आयन कम बनेंगे तो वैद्युत धारा का संचार कहाँ से होगा, वैद्युत धारा का संचार भी कम होगा। तो ये आयनित कम होते हैं, पहली बात, H+ और OH- में आयनित हुए। इनके 550 लाख अणुओं में से केवल एक अणु, ओनली एक अणु आयनित होता है। आप सोचिए 550 लाख अणु में से केवल एक अणु आयनित होगा तो कहाँ से वैद्युत धारा का संचार होगा। वहीं पे अगर इसमें जल नमक घोल देते हैं NaCl, तो NaCl एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। और आपका जो जल होता है वह प्रबल हानिकारक होता है सबसे। जैसे आप कोई वैद्युत अपघट्ट, जैसे नमक को अगर आप जल में घोल रहे हैं तो उसके 80% अणु आयनित हो जाएंगे। वहीं पे आप एथिल अल्कोहल में घोलेंगे तो उसके 30 से 40% अणु आयनित होंगे, और आप मेथिल अल्कोहल में घोलेंगे तो उससे और भी कम अणु आयनित होंगे, जैसे 20 से 25% अणु आयनित होंगे। तो आपका जल जो होता है सबसे प्रबल हानिकारक माना जाता है। हालांकि शुद्ध जल जो होता है वह वैद्युत धारा का संचार नहीं करता, जैसे आश्रित जल जो होता है, क्योंकि ये आयनित कम होता है। हम जो जल पीते हैं वो आश्रित जल नहीं होता है, उसमें होता है लवण की मात्रा पाई जाती है। हम जो जल पीते हैं उनमें लवण की मात्रा पाई जाती है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। और दूसरा, वार्षा का जल भी शुद्ध नहीं होता, उसमें भी अशुद्धियाँ घुली होती हैं। जैसे आपका वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना,
हमारे मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें होती हैं, तो H2O जो होता है इनसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और अम्ल जो होते हैं वे वैद्युत इकट्ठे होते हैं, आप जानते हैं। तो इसी कारण जो आपका जलीय वर्षा का जल होता है उससे करंट तेज़ी से फ्लो होगा, आपके जो आश्रित जल होगा उससे करंट नहीं फ्लो होता है। बाकी जो जल हम पीते हैं वो भी आश्रित नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी लवणों की मात्रा पाई जाती है। अगर हम बार बार आश्रित जल ही हमेशा पीते रहेंगे तो हमारे शरीर में भी लवणों की कमी हो जाएगी, तो आश्रित जल हमें नहीं पीना चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर, तो हमें जो करंट मारता है क्यों मारता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी वैद्युत ताप इकट्ठे होते हैं। पहला तो आप जो जल पीते हैं उनमें भी लवण पाए जाते हैं, एक वैद्युत ताप इकट्ठे। दूसरा, हमारे शरीर में बहुत सारे आयन्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन। तो इन आयनों की मदद से हमारा शरीर जो होता है एक अपघटन की तरह कार्य करता है। जल तो होता ही 70%, तो जलीय अपघटन होता है, जलीय वियोजन होता है। और जब हमारा शरीर करंट फ्लो होता है, मतलब हमारा शरीर एक सुचालक बन जाता है इन आयनों की मदद से, वैद्युत अपघट्ट की मदद से, इसीलिए हमें करंट मारता है। पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें क्या होता है, जल का संचार होता रहता है ना, तो जल एक प्रबल हानिकारक होता है। साथ ही साथ जल, पेड़ पौधे क्या होते हैं, नीचे से लवण, खनिज लवण इत्यादि लेते रहते हैं, तो वे लवण जो होते हैं जल में घुल करके क्या बनाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। इसीलिए हरे पेड़ पौधों में भी करंट मारता है, लेकिन सूखे पेड़ पौधों में करंट नहीं मारता, क्योंकि जल नहीं होता है, आयनीकरण करने वाला पदार्थ ही नहीं है जो आयनीकरण कर सके। लवण तो होगी नहीं, जो होगी सूख जाएगी, तो इसी कारण सूखे पेड़ पौधों में करंट नहीं मारती। अब चलिए हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, वियोजन की मात्रा, पूर्ण रूप से कोई पदार्थ आयनित नहीं होगा। प्रबल वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं उसको पूर्ण रूप से आयनित माना जाता है, लेकिन हालांकि वो भी पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। तो आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजन की मात्रा क्या है कि वे कुल अणु जो हैं उनमें से जितने अणु आपके आयनित हुए हैं उन्हीं को कहते हैं वियोजन की मात्रा। कुल अणु आपने मान लिए 10 अणु लिए और उसमें से 8 अणु आयनित हुए, तो ये 8/10 यानी कि आपका होगा 4/5, ये है वियोजन की मात्रा। ठीक, जैसे आपने लिया क्या, NaCl के 10 अणु सोडियम क्लोराइड के, इनको जब आपने वैद्युत अपघटन कराया, वैद्युत वियोजन कराया, वियोजन पढ़ रहे हैं, यानी जल में घोला, तो इसके 8 अणु आपके आयनित हुए। 8 NaCl अणु जो है वो टूट गए आयनों में। पहला 8 Na बनाया, दूसरा 8 Cl माइनस बनाया, ये प्लस बनाया, बाकी 2 अणु आपके वैसे बचे रहे। तो वियोजन की मात्रा क्या होगी कि आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे 8 अणु आयनित हुए हैं, तो यहाँ पे 8 बटे कुल अणुओं की संख्या, 10 अणु लिए थे हमने, तो 8/10, यहाँ पे 2 चौका 2 पंचे 10, 2/5, 4/5, तो 4/5 भाग इसका आयनित हुआ है। इसको प्रतिशत में निकालें तो क्या होगा, प्रतिशत में 4/5 गुणे 100, 20 पंचे 100, यानी 80% अणु आपके आयनित हुए हैं NaCl के। तो यही होता है वियोजन की मात्रा। तो इन्होंने बताया कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट को आप जल में घोलें तो वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। आयनों की वह मात्रा जो वियोजित हो जाती है, आयनों में वियोजित अणुओं की मात्रा और उनके कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को हम वियोजन की मात्रा कहते हैं। यानी वियोजन की मात्रा बताती है कि कितने अणु आपके आयनित हुए हैं, कितने % अणु आयनित हुए हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ। इन्होंने बताया छठे पॉइंट में कि आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। जैसे हमने पढ़ा ना कि H2SO4 या फिर NaCl को जब जल में घोला जाता है तो उत्क्रमणीय होता है ना, जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा ये उत्क्रमणीय ही करता रहेगा, यानी अणु आयनित होंगे और बनते रहेंगे। इन्होंने बताया कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट को जल में घोला जाता है तो वह यह क्रिया उत्क्रमणीय होती है। और वैद्युत अपघट्ट को जल में घोलने पर अणुओं और आयनों के मध्य एक साम्यावस्था स्थापित होती है। अणुओं एवं आयनों के मध्य एक साम्यावस्था स्थापित होती है, यानी संतुलन बना रहता है। जैसे हमने बताया ना कि आपने 10 अणु NaCl किए थे, 8 अणु आयनित हुए, बाकी 2 अणु नहीं आयनित हुए, तो यही संतुलन है। जैसे आपने 10 अणु घोला NaCl का, 8 अणु आयनित हुए, 8 अणु, 2 अणु नहीं आयनित हुए। फिर आपने 20 अणु घोला NaCl का, तो इस बार क्या होंगे कि 16 अणु अन्य के आयनित होंगे, NaCl के 16 Cl माइनस, और यहाँ पे 4 अणु नहीं आयनित होंगे। फिर आपने 30 किया तो यहाँ पे अब इस बार और भी कम हो जाएंगे। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं कि संतुलन हो जाता है, ये केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए होता है। देखिए यहाँ दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के लिए, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप अणुओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे, आयनन
होने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 8 के रेशियो में बढ़ेगा, इसी रेशियो में जैसे बढ़ रहा है। 8 था तो 16 हो गया, 10 था 20 था, अब यहाँ पे 10 का 3 गुना हो गया तो 8 का 3 गुना 24 हो गया। लेकिन और भी कम हो सकता है। क्यों हो सकता है? 22 हो सकता है, 22 या प्लस होगा। यहाँ पे 22 Cl माइनस हो सकता है, यहाँ पे 8 या Cl बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आप अणु की संख्या बढ़ाते रहें वैसे वैसे देखिए आयन बढ़ते जा रहे हैं, और ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। NaCl प्रबल वैद्युत अपघट्य है। ये जब आयनित होगा, चूँकि ये आयनन की क्रिया है यार सिर्फ, जब ये आयनित होगा तो इनके बीच आकर जब इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी, जैसे 1 लीटर पानी में आप 1 किलो सोडियम क्लोराइड घोल दिए तो कहाँ से घुलेगा तो नहीं, और साथ ही साथ इनके आयनन की क्रिया कम होती चली जाएगी और ये अणु पुनः संयोजित होते जाएंगे। उत्क्रमणीय क्रिया है चूँकि, और इनके बीच संतुलन नहीं बन पाता। हाँ, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के मध्य एक साम्यावस्था जरूर बनी रहती है, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयनन कम होता है, ठीक। इसलिए वो एक निश्चित रेशियो का पालन कर सकते हैं, बट प्रबल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं आपके, वो उनके मध्य संतुलन बहुत ही कम बन पाता है। और इन्होंने बताया है कि साम्यावस्था पर, यानी जब वो साम्यावस्था में आ जाए NaCl जो अणु है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य लीजिए RCH3COOH, ठीक। ये जब आयनित हुआ तो यहाँ पे CH3COO यहाँ पे H प्लस बनाए या माइनस बनाए, तो इनके मध्य एक साम्यावस्था बन गई, ठीक। एक साम्यावस्था बन गई, और इस साम्यावस्था पर क्या होता है कि उनके आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल जो होता है, जैसे यहाँ पे एक आयन यहाँ पे धनावेश, ये एक ऋणावेशित आयन है, एक धनावेशित। जैसे आप कोई भी पदार्थ ले रहे हैं AB, इसको जब जल में घोलें तो यहाँ पे A प्लस बनाया और B माइनस बनाया, तो वही कह रहे हैं कि जब इनके मध्य अगर साम्यावस्था स्थापित हो गई है तब इनके आयनों का सांद्रताओं का गुणनफल A प्लस, यहाँ पे एक क्या है, सांद्रताओं का गुणनफल, ये क्या देता है, सांद्रता। A प्लस आयन की सांद्रता गुणे B माइनस आयन की सांद्रता बटे AB अणुओं की सांद्रता बराबर होता है एक नियतांक के, इसको कहते हैं वियोजन स्थिरांक, वियोजन या फिर आयनन स्थिरांक। आयनन स्थिरांक ये कब होगा? जब आपका यौगिक जो है, जब आपका वैद्युत अपघट्य साम्यावस्था पर होगा तभी ये होगा, ठीक। ये इन्होंने बताया है कि जब आप वैद्युत अपघट्य को जल में घोलें और वो साम्यावस्था में आ गए हैं, तब उनके आयनों के सांद्रताओं का गुणनफल बटे आपका जो अणु है वो एक नियतांक होता है, जिसे हम वियोजन स्थिरांक या फिर आयनन स्थिरांक कहते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वैद्युत अपघट्य के, वे आयनन की मात्रा और आयनों के स्वभाव पर निर्भर करते हैं, ठीक। अगर आपका अणु जो वैद्युत अपघट्य है वो ज़्यादा आयनित हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में, तो आप समझ सकते हैं जैसे आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य ही ज़्यादा मात्रा में आयनित होता है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होंगे? पहली बात, उसका गलनांक उच्च होगा। जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्यों के गलनांक उच्च होते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, इनके क्वथनांक गलनांक उच्च होते हैं। जैसे आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य जैसे CH3COOH हो गया, इसको जब खोलते हैं तो इसका आयनन कम होता है। पहली बात, आयनन कम होगा, यानी इसके मध्य जो इनका आयनन कम होता है, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होंगे। और क्या होगा? कम आयनित होते हैं, यानी किसी भी पदार्थ से जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे आपका कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके आयनन की मात्रा बहुत कम होती है, उनको अनपघट्य की श्रेणी में लगभग रखा गया है। क्यों? क्योंकि उनके आयनन की मात्रा कम होती है, यानी वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। इनफैक्ट कार्बनिक यौगिकों को अगर अभिक्रिया करानी होती है तो उत्प्रेरकों की मदद ली जाती है कि उनको उकसा करके उनसे क्रिया कराई जाती है। तो ये जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं, आप समझ सकते हैं कि उनके भौतिक और रासायनिक गुण इनके आयनन की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हैं। अब 8वां पॉइंट देख लेते हैं, ये हमारा आखिरी पॉइंट होगा। तो अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की वैद्युत चालकता उसके आयनों की संख्या और आवेशों पर निर्भर करती है। जैसे अधिक आयन है तो अधिक आवेश है तो अधिक आयन होगा, अधिक आयन होगा तो वैद्युत चालकता अधिक होगी। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, अगर आप साधारण जल ले रहे हैं, जैसे हम जो जल पीते हैं, उसका आयनन की मात्रा कम होगी, यानी करंट उसमें थोड़ा धीरे फ्लो होगा। लेकिन वहीं पे अगर उसमें नमक घोल देते हैं तो करंट तेज़ी से फ्लो होने लगेगा, क्योंकि आवेशों की संख्या बढ़ जाएगी, आयनन की संख्या बढ़ जाएगी, आयनन बढ़ जाएगा, आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो वैद्युत चालकता भी बढ़ जाएगी। वही कह रहे हैं कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की वैद्युत चालकता आयनों की संख्या और उनके आवेशों पर निर्भर करती है। तो यह था इनका आखिरी पॉइंट। हमने आज पढ़ा
कि वैद्युत अपघटन क्या होता है, आयनन क्या होता है, वैद्युत अपघटन क्या होता है, साथ ही साथ वैद्युत अपघटन विभेदन का सिद्धांत में के संदर्भ में जो अरेनियस ने सिद्धांत दिया उसे समझा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।